राना डे का जन्मदिन मनाते समय हमें आलोचकों तथा विरोधियों की संभावित प्रतिक्रिया की उपेक्षा नहीं करनी होगी। आलोचक पूछेंगे कि राना डे का जन्मदिन मनाने की क्या तुक है। उनका तर्क होगा कि नायक पूजा के दिन तो कब के लग चुके हैं। विरोधी कहेंगे कि जब मैं गांधी तथा जिन्ना के मामले में नायक पूजा की निंदा करता हूं तो श्री राना डे को नायक कैसे बना रहा हूं। ये बड़ा ही संगत प्रश्न है। ये सच है कि नायक पूजा अब दम तोड़ रही है, उसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं है। कार्लाइल के ज़माने में भी वो दम तोड़ रही थी, जब उन्होंने बड़े ही रोष से अपने ज़माने के विरुद्ध शिकायत करते हुए कहा था, ये कैसा ज़माना है, वो तो महापुरुषों के अस्तित्व को ही नकारता है। महापुरुष तो होने ही चाहिए, इसे भी ये नकारता है। हमारे आलोचकों को महापुरुष दिखाओ, उसके बारे में लेखा जोखा दो, उसकी पूजा न करो, उसकी तो दर्जी की भांति नाप जोख करो। लेकिन निश्चय ही भारत में नायक पूजा ने दम नहीं तोड़ा है। मूर्ति पूजा के क्षेत्र में वो आज भी अद्वितीय है। यहाँ धर्म में मूर्ति पूजा है, यहाँ राजनीति में मूर्ति पूजा है। भले ही दुर्भाग्य की बात हो, पर भारत के राजनैतिक जीवन में नायक और नायक पूजा एक जीता जागता तथ्य है। मैं मानता हूँ कि नायक पूजा भक्त को भ्रष्ट और देश को नष्ट करती है। मैं आलोचना का उस हद तक स्वागत करता हूँ जिस हद तक वो एक चेतावनी देती है कि पहले हम अच्छी तरह छानबीन कर ही लें कि हमारा पुरुष महापुरुष है और फिर हम उसकी पूजा शुरू करें। लेकिन दुर्भाग्य से ये कोई आसान काम नहीं है। उसका कारण है, यदि समाचार पत्र में हो तो महापुरुष का उत्पादन बाएं हाथ का खेल है। कार्लाइल ने इतिहास के महापुरुषों का वर्णन करते समय एक मज़ेदार उक्ति का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि वे अनेकों बैंक नोटों जैसे हैं। बैंक नोटों की भांति वे स्वर्ण के प्रतीक हैं। हमें देखना यह है कि वे जाली नोट तो नहीं है। मैं मानता हूं कि महापुरुषों की पूजा में हमें अधिक सचेत रहना चाहिए। उसका कारण है, इस देश में हम संभवतः एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जहां जहां नोटिस बोर्डों पर लिखा हो जेब कतरों से सावधान, वहां वहां ऐसे नोटिस बोर्ड भी हों महापुरुषों से सावधान। महापुरुषों की पूजा के पक्षधर कार्लाइल ने भी अपने पाठकों को सचेत करते हुए कहा था, इतिहास में ऐसे ढेर सारे महापुरुष गिनाए गए हैं जो झूठे और स्वार्थी थे। गहरा खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, विश्व का श्रद्धांजलि रूपी वेतन इन तथाकथित महापुरुषों की जेबों में चला जाता है। विश्व का कार्य नहीं सधता। नायक तो बाहर निकल गए हैं, नीम हकीम भीतर घुसाए हैं। राना डे को देवताओं जैसा वो सम्मान तो नहीं मिला जो भारत के इन महापुरुषों के भाग्य में आज बढ़ा है। मिलता भी कैसे? उनके पास कोई सीधा ईश्वरीय संदेश तो था नहीं, न तो उनके पास कोई चमत्कार था और न ही किसी चमत्कार प्रदर्शन का उन्होंने वायदा किया। न तो वे सरस्वती के अवतार थे और न ही उनके पास कोई दैवी शक्तियां थीं, लेकिन इन अभावों को उन्होंने पूरा किया। भले ही राना डे ने प्रभुत्व और चमत्कार नहीं दिखाया, पर आपदाओं का पहाड़ भी हमारे सामने खड़ा नहीं किया। भले ही भारत की सेवा के लिए उनके पास कोई दैवी शक्तियां नहीं थी, पर उनके दुरुपयोग के संकट से भी तो वो बचा रहा। भले ही वे सरस्वती के अवतार नहीं थे, पर उन्होंने बुद्धि और मनोवृत्ति का वो विकृत वितंडावाद भी तो नहीं दिखाया जिसकी बुनियाद ही बेईमानी पर खड़ी होती है। उसने तो विश्वास के बीज बो दिए हैं और समझौते को दूभर बना दिया है। अति उल्लास और असंयम पर उनका पूर्ण अंकुश था। उन्होंने अतिवाद का सहारा लेकर सस्ती प्रसिद्धि नहीं बटोरी। लोगों की देश प्रेम की भावनाओं से हेराफेरी और खिलवाड़ करके उन्होंने लोगों को गुमराह नहीं किया। उन्होंने कमी भी ऐसे घटिया हथकंडों का इस्तेमाल नहीं किया। उनमें शोर तो होता है, पर जोर नहीं। वे न तो त्रुटिहीन होते हैं और न ही धूर्तता विहीन। वे तो देश के प्रति उत्साही तथा निष्ठावान सेवकों की भी कमर तोड़ देते हैं, पंगु बना देते हैं। वे कैसे आगे बढ़ें? संक्षेप में, राना डे तो एक बुद्धिमान कप्तान की भांति थे। वो जानता है कि केवल प्रभाव और प्रदर्शन के लिए महासागर के बीचों बीच अपने जहाज के साथ चतुराई भरी चालबाजियां नहीं कर सकता और उसका कर्तव्य है कि वो उसे नियत बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाए। संक्षेप में, राना डे जाली बैंक नोट नहीं थे। उनकी पूजा करते समय हम ये अनुभव नहीं करते कि हम किसी झूठे और घटिया आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वैसे भी राना डे का ये जन्मदिन समारोह नायक पूजा है ही नहीं। एक तो नायक पूजा ये है कि हम उसके प्रति अपार आभार व्यक्त करें। नायक की जी हुजूरी करना एक नितांत भिन्न प्रकार की नायक पूजा है। पहली में कोई दोष नहीं है, पर दूसरी निस्संदेह अति जघन्य है। पहली तो हर उदात्त चीज के प्रति मानव का आदर भाव है। महापुरुष तो केवल उसका साकार रूप होता है। दूसरी तो अपने स्वामी के प्रति खल नायक की स्वामी भक्ति है। पहली सदाचार का लक्षण है तो दूसरी दुराचार का। पहली उसकी सोचने की शत और कार्य करने की आज़ादी नहीं छीनती, दूसरी तो हमें काठ का उल्लू बनाती है। पहली में राज्य के लिए विनाश की संभावना नहीं होती, दूसरी में तो खतरा ही खतरा होता है। संक्षेप में, राना डे तो एक बुद्धिमान
बुद्धिमान कप्तान की भांति थे। वो जानता है कि केवल प्रभाव और प्रदर्शन के लिए महासागर के बीचों बीच अपने जहाज के साथ चतुराई भरी चालबाजियां नहीं कर सकता और उसका कर्तव्य है कि वो उसे नियत बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाए। संक्षेप में, रानाडे जाली बैंक नोट नहीं थे। उनकी पूजा करते समय हम ये अनुभव नहीं करते कि हम किसी झूठे और घटिया आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वैसे भी रानाडे का ये जन्मदिन समारोह नायक पूजा है ही नहीं। एक तो नायक पूजा ये है कि हम उसके प्रति अपार आभार व्यक्त करें। नायक की जी हुजूरी करना एक नितांत भिन्न प्रकार की नायक पूजा है। पहली में कोई दोष नहीं है, पर दूसरी निस्संदेह अति जघन्य है। पहली तो हर उदात्त चीज के प्रति मानव का आदर भाव है। महापुरुष तो केवल उसका साकार रूप होता है। दूसरी तो अपने स्वामी के प्रति खल नायक की स्वामी भक्ति है। पहली सदाचार का लक्षण है तो दूसरी दुराचार का। पहली उसकी सोचने की शत और कार्य करने की आज़ादी नहीं छीनती, दूसरी तो हमें काठ का उल्लू बनाती है। पहली में राज्य के लिए विनाश की संभावना नहीं होती, दूसरी में तो खतरा ही खतरा होता है। संक्षेप में, रानाडे तो एक बुद्धिमान कप्तान की भांति थे। वो जानता है कि केवल प्रभाव और प्रदर्शन के लिए महासागर के बीचों बीच अपने जहाज के साथ चतुराई भरी चालबाजियां नहीं कर सकता और उसका कर्तव्य है कि वो उसे नियत बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाए। संक्षेप में, रानाडे जाली बैंक नोट नहीं थे। उनकी पूजा करते समय हम ये अनुभव नहीं करते कि हम किसी झूठे और घटिया आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वैसे भी रानाडे का ये जन्मदिन समारोह नायक पूजा है ही नहीं। एक तो नायक पूजा ये है कि हम उसके प्रति अपार आभार व्यक्त करें। नायक की जी हुजूरी करना एक नितांत भिन्न प्रकार की नायक पूजा है। पहली में कोई दोष नहीं है, पर दूसरी निस्संदेह अति जघन्य है। पहली तो हर उदात्त चीज के प्रति मानव का आदर भाव है। महापुरुष तो केवल उसका साकार रूप होता है। दूसरी तो अपने स्वामी के प्रति खल नायक की स्वामी भक्ति है। पहली सदाचार का लक्षण है तो दूसरी दुराचार का। पहली उसकी सोचने की शत और कार्य करने की आज़ादी नहीं छीनती, दूसरी तो हमें काठ का उल्लू बनाती है। पहली में राज्य के लिए विनाश की संभावना नहीं होती, दूसरी में तो खतरा ही खतरा होता है। संक्षेप में, रानाडे तो एक बुद्धिमान कप्तान की भांति थे। वो जानता है कि केवल प्रभाव और प्रदर्शन के लिए महासागर के बीचों बीच अपने जहाज के साथ चतुराई भरी चालबाजियां नहीं कर सकता और उसका कर्तव्य है कि वो उसे नियत बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाए। संक्षेप में, रानाडे जाली बैंक नोट नहीं थे। उनकी पूजा करते समय हम ये अनुभव नहीं करते कि हम किसी झूठे और घटिया आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वैसे भी रानाडे का ये जन्मदिन समारोह नायक पूजा है ही नहीं। एक तो नायक पूजा ये है कि हम उसके प्रति अपार आभार व्यक्त करें। नायक की जी हुजूरी करना एक नितांत भिन्न प्रकार की नायक पूजा है। पहली में कोई दोष नहीं है, पर दूसरी निस्संदेह अति जघन्य है। पहली तो हर उदात्त चीज के प्रति मानव का आदर भाव है। महापुरुष तो केवल उसका साकार रूप होता है। दूसरी तो अपने स्वामी के प्रति खल नायक की स्वामी भक्ति है। पहली सदाचार का लक्षण है तो दूसरी दुराचार का। पहली उसकी सोचने की शत और कार्य करने की आज़ादी नहीं छीनती, दूसरी तो हमें काठ का उल्लू बनाती है। पहली में राज्य के लिए विनाश की संभावना नहीं होती, दूसरी में तो खतरा ही खतरा होता है। संक्षेप में, रानाडे तो एक बुद्धिमान कप्तान की भांति थे। वो जानता है कि केवल प्रभाव और प्रदर्शन के लिए महासागर के बीचों बीच अपने जहाज के साथ चतुराई भरी चालबाजियां नहीं कर सकता और उसका कर्तव्य है कि वो उसे नियत बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाए। संक्षेप में, रानाडे जाली बैंक नोट नहीं थे। उनकी पूजा करते समय हम ये अनुभव नहीं करते कि हम किसी झूठे और घटिया आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वैसे भी रानाडे का ये जन्मदिन समारोह नायक पूजा है ही नहीं। एक तो नायक पूजा ये है कि हम उसके प्रति अपार आभार व्यक्त करें। नायक की जी हुजूरी करना एक नितांत भिन्न प्रकार की नायक पूजा है। पहली में कोई दोष नहीं है, पर दूसरी निस्संदेह अति जघन्य है। पहली तो हर उदात्त चीज के प्रति मानव का आदर भाव है। महापुरुष तो केवल उसका साकार रूप होता है। दूसरी तो अपने स्वामी के प्रति खल नायक की स्वामी भक्ति है। पहली सदाचार का लक्षण है तो दूसरी दुराचार का। पहली उसकी सोचने की शत और कार्य करने की आज़ादी नहीं छीनती, दूसरी तो हमें काठ का उल्लू बनाती है। पहली में राज्य के लिए विनाश की संभावना नहीं होती, दूसरी में तो खतरा ही खतरा होता है। संक्षेप में, रानाडे तो एक बुद्धिमान कप्तान की भांति थे। वो जानता है कि केवल प्रभाव और प्रदर्शन के लिए महासागर के बीचों बीच अपने जहाज के साथ चतुराई भरी चालबाजियां नहीं कर सकता और उसका कर्तव्य है कि वो उसे नियत बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाए। संक्षेप में, रानाडे जाली बैंक नोट नहीं थे। उनकी पूजा करते समय हम ये अनुभव नहीं करते कि हम किसी झूठे और घटिया आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वैसे भी रानाडे का ये जन्मदिन समारोह नायक पूजा है ही नहीं। एक तो नायक पूजा ये है कि हम उसके प्रति अपार आभार व्यक्त करें। नायक की जी हुजूरी करना एक नितांत भिन्न
प्रकार की नायक पूजा है। पहली में कोई दोष नहीं है, पर दूसरी निस्संदेह अति जघन्य है। पहली तो हर उदात्त चीज के प्रति मानव का आदर भाव है, महापुरुष तो केवल उसका साकार रूप होता है। दूसरी तो अपने स्वामी के प्रति खलनायक की स्वामी भक्ति है। पहली सदाचार का लक्षण है तो दूसरी दुराचार का। पहली उसकी सोचने की शत और कार्य करने की आज़ादी नहीं छीनती, दूसरी तो हमें काठ का उल्लू बनाती है। पहली में राज्य के लिए विनाश की संभावना नहीं होती, दूसरी में तो खतरा ही खतरा होता है। संक्षेप में रानाडे तो एक बुद्धिमान कप्तान की भांति थे। वो जानता है कि केवल प्रभाव और प्रदर्शन के लिए महासागर के बीचों बीच अपने जहाज के साथ चतुराई भरी चालबाजियां नहीं कर सकता, और उसका कर्तव्य है कि वो उसे नियत बंदरगाह तक सुरक्षित ले जाए। संक्षेप में रानाडे जाली बैंक नोट नहीं थे। उनकी पूजा करते समय हम ये अनुभव नहीं करते कि हम किसी झूठे और घटिया आदमी के सामने घुटने टेक रहे हैं। वैसे भी रानाडे का ये जन्मदिन समारोह नायक पूजा है ही नहीं। एक तो नायक पूजा ये है कि हम उसके प्रति अपार आभार व्यक्त करें, नायक की जी हुजूरी करना एक। संक्षेप में कहा जाए तो रानाडे पर आरोप लगाया जाता है कि वो भारत की स्वाधीनता के पक्षधर नहीं थे। आरोप के आधार हैं रानाडे के ये उद्गार। इसे सहज ही स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह डट विधि का विधान ही है कि असंख्य भारतवासियों के अति विशाल जनसमूह को विदेशी प्रभुत्व के प्रभावों तथा प्रतिबंधों के अधीन सदियों तक रखा जाए, जब तक इन प्रभावों तथा प्रतिबंधों का उद्देश्य बना रहे कि वे उन दिशाओं में लोगों की शक्ति तथा चरित्र के निर्माण में स्थायी सहयोग देते रहें जिनमें की भारतीय जातियां अति प्रभावग्रस्त हैं। एक बात निश्चित है कि 500 वर्ष तक बने रहने के पश्चात मुस्लिम साम्राज्य हट गया और उसके कारण पंजाब तथा पूरे मध्य भारत और दक्षिणी भारत की पुरानी मूल जातियों को पुनः स्थापित होने का अवसर मिला। पुनः स्थापना के ये आधार पर आधारों से कहीं अधिक ठोस स्वरूप के थे, जिन्होंने प्रारंभिक मुस्लिम विजेताओं के आगे बड़ी आसानी से घुटने टेक दिए थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों में ही उनके अनेक गुणों का अभाव है, जो व्यवस्था तथा सुव्यवस्थित सत्ता के प्रति प्रेम के परिचायक होते हैं। दोनों में अभाव है। वे नागर स्वतंत्रता से प्रेम नहीं करते, वे नागरिक जीवन के लिए आवश्यक गुणों का पालन नहीं करते, यांत्रिक कौशल के प्रति उनकी अभिरुचि नहीं है, विज्ञान और शोध में उनकी रुचि नहीं है, साहसपूर्ण खोज का उनमें साहस नहीं है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का उनमें संकल्प नहीं है, तथा महिलाओं के प्रति उदात्त सम्मान की भावना उनमें नहीं है। पुरानी हिंदू और पुरानी मुस्लिम सभ्यता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उसमें इन गुणों का प्रशिक्षण ऐसे तरीके से दिया जा सकता जिससे भारत की जातियों को पश्चिमी यूरोप की जातियों के स्तर तक लाया जा सके। इसलिए शिक्षा के कार्य का पुनर्वीक्षण करने की आवश्यकता पड़ी, और अब ये कार्य विगत शताब्दी से भी अधिक समय से ब्रिटिश छत्रछाया में चल रहा है, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। इन बयानों पर केवल सरसरी दृष्टि डालने मात्र से ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये आरोप बयानों को गलत पढ़ने के कारण नहीं, बल्कि उन्हें गलत समझने के कारण लगाया जाता है। बयान साफ तथा सीधा साधा है। उसके विषय में अनुमान से भी ये नहीं कहा जा सकता कि उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रानाडे भारत की स्वतंत्रता के विरुद्ध थे। उस अर्थ में ये आरोप झूठा और निराधार है। रानाडे के इन बयानों से उनके आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे तो उनकी बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता को प्रमाणित करते हैं। इन बयानों से रानाडे क्या बताना चाहते थे? जैसा मैं समझता हूँ, मेरा विचार है कि रानाडे दो बातें बताना चाहते थे। पहली बात वो ये बताना चाहते थे कि ब्रिटेन की भारत पर जीत ने भारत को अपने आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे का पुनर्निर्माण करने, नवीनीकरण करने तथा सुधार करने के लिए समय व अवसर तथा आवश्यक सुरक्षा प्रदान की, जिससे भारत स्वतंत्र होने के लिए किसी भी विदेशी आक्रमण के दबाव को सहन करने के लिए पुनः सक्षम बन सके। दूसरी बात रानाडे ये बताना चाहते थे कि भारत जब तक एक राष्ट्र के रूप में स्वयं को संतोषजनक रूप से सुसंगठित न कर ले, वो विचार तथा भावना से एकजुट न हो जाए और समान नियति की भावना से ओतप्रोत न हो जाए, उससे पहले यदि वो ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर निकलता है तो वो स्वतंत्रता के नाम पर अव्यवस्था तथा विघटन को आमंत्रित करता है। इन सच्चाइयों का कितना अधिक महत्व है। लोग इस बात को महसूस नहीं करते कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक संघर्षों के सुचारू समाधान में सुरक्षा की कितनी बड़ी भूमिका होती है। जो समाज प्रगति करना चाहता है, उसमें ये संघर्ष होते ही हैं। स्वर्गीय प्रोफेसर मेटलैंड से एक बार इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये प्रश्न पूछा गया कि इंग्लैंड में संसदीय संस्थाएं फली फूली और यूरोप में वे अपनी जड़ें जमाने में असफल रहीं, इसका क्या कारण है? उन्होंने जो उत्तर दिया उससे सुरक्षा के महत्व का पता चलता है। उन्होंने कहा कि ये अंतर इंग्लिश चैनल के कारण है।
इस उत्तर से वो ये बताना चाहते थे कि जब इंग्लैंड अपनी राजनीतिक व्यवस्था में सुधार कर रहा था, इंग्लिश चैनल के कारण इंग्लैंड विदेशी आक्रमण से निरापद था और इसलिए लोगों के लिए स्वतंत्रता हेतु अपने राजा के विरुद्ध लड़ना निरापद हो गया और राजा के लिए भी अपनी जनता को संघर्ष करने की अनुमति देना निरापद हो गया। सुरक्षा के इस महत्व पर अब्राहम लिंकन ने भी जोर दिया था। अमेरिकी राजनीतिक संस्थाएं शाश्वत क्यों बनी रहीं, इस बात को बताते हुए लिंकन ने कहा था, यदि यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका की सभी सेनाएं एक साथ मिल जाएं और उनका सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट हो, तब भी वो ओहियो नदी से जबरदस्ती जल की एक बूंद नहीं ले सकती या 1000 वर्ष तक प्रयास करने पर भी ब्लू रिज को पार नहीं कर सकती। इस उक्ति में लिंकन सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए सुरक्षा और उसकी आवश्यकता पर भी बल दे रहे थे। जिस प्रकार इंग्लैंड तथा अमेरिका सुरक्षित देश है, उस प्रकार भारत एक सुरक्षित देश नहीं है। उस तक पहुंचने के मार्ग हैं, चाहे वो मार्ग थल मार्ग हो, जल मार्ग हो या नभ मार्ग हो। चूंकि भारत की सुरक्षा नहीं है, इसलिए ये डर है कि जब भारत अपने को पुनः व्यवस्थित कर रहा होगा, तब यदि बाहर से आक्रमण हुआ तो वो टूट जाएगा। भारत जब अपने को व्यवस्थित करेगा, तब उसे सुरक्षा के रूप में निर्जल गोदी चाहिए और ब्रिटिश साम्राज्य उसके लिए एक निर्जल गोदी है। कौन कह सकता है कि रानाडे ने अपने देशवासियों को उस सुरक्षा के महत्व को बताकर बुद्धिमानी नहीं की, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य दे सकता है और जिसकी भारत को बहुत आवश्यकता है। पराधीन राष्ट्र प्रबल राष्ट्र के बंधन से स्वयं को छुड़ाने और अपने को स्वतंत्र घोषित करने के लिए तो आतुर रहता है, किंतु स्वयं उस पर स्वतंत्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में शांत मन से वो यदा कदा ही विचार करता है। तथापि इस विषय में विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायः ये अनुभव नहीं किया जाता कि पराधीन राष्ट्र को प्रबल राष्ट्र के साथ बांधने वाले बंधन प्रबल राष्ट्र की तुलना में पराधीन राष्ट्र के लिए अधिक आवश्यक होते हैं। ये पराधीन राष्ट्र की आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। पराधीन राष्ट्र एक अखंड राष्ट्र हो सकता है। पराधीन राष्ट्र में कई खंड हो सकते हैं। ये खंड ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी भी एकजुट नहीं होंगे, अथवा ये खंड ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी तक तो वे एकजुट न हों, परंतु यदि उन्हें लंबे अरसे तक एक साथ रख दिया जाए तो वे एकजुट हो जाएंगे। पराधीन राष्ट्र पर बंधन तोड़ने से जो प्रभाव पड़ेगा, वो उसकी आंतरिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जो पराधीन राष्ट्र समग्र रूप से एक इकाई है, उसके द्वारा बंधन तोड़ने से सब अच्छा ही अच्छा हो सकता है। जिस पराधीन राष्ट्र के खंड कभी एकजुट नहीं हो सकते, उसके द्वारा बंधन तोड़ने का कोई अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं हो सकता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, किंतु तीसरे प्रकार के मामले में निश्चित रूप से खतरा है। जहां एकीकरण वांछनीय और संभव है, वहां समय से पहले बंधन को तोड़ने से निश्चित रूप से विघटन होगा। वो एक निरर्थक कार्य होगा। ये वो दूसरा खतरा है जिसके प्रति रानाडे अपने देशवासियों को सचेत कराना चाहते थे। ये कौन कह सकता है कि रानाडे ने इस चेतावनी को देकर बुद्धिमानी नहीं की थी? जो व्यक्ति इस चेतावनी की आवश्यकता पर शंका करना चाहते हैं, उन्हें केवल चीन की ओर देखना होगा। 30 वर्ष पहले चीन में क्रांति हुई थी। क्या चीन के लोग व्यवस्थित हो गए हैं? जी नहीं। लोग अभी तक पूछ रहे हैं कि चीनी क्रांति का चक्र कब नुकेगा। जो लोग चीन की स्थितियों को जानते हैं, वे केवल यही कह सकते हैं, शायद अगले 100 वर्ष में। क्या चीन में ऐसी स्थिर सरकार स्थापित हुई है जिसके प्रति सभी चीनियों की निष्ठा हो? स्थिति इससे बहुत भिन्न है। वास्तव में यदि सच कहा जाए तो चीन में क्रांति के बाद पहले से भी आपसी फूट है और अधिक विघटन हो गया है। क्रांति से इतनी अधिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है कि उसकी स्वतंत्रता को खतरा हो गया है। इस तथ्य से इने गिने भारतीय अवगत हैं कि यदि चीन में क्रांति से उत्पन्न अव्यवस्था के कारण अपनी स्वतंत्रता नहीं खोई है, तो उसका कारण केवल ये है कि उसके शत्रु तो बहुत से थे, किंतु उनमें ये सहमति नहीं हुई कि उनमें से चीन को कौन निगले। चीनी क्रांति बहुत भारी भूल थी। ये युआन शिकाई का विचार था। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बारे में संदेह है कि क्या इस समय चीन के लोग गणतंत्र के लिए परिपक्व हैं और क्या वर्तमान परिस्थितियों में चीनी लोगों के लिए गणतंत्र को अनुकूल बना लिया गया है। सीमित राजतंत्र प्रणाली को अपनाने से परिस्थितियां फिर से तेजी से सामान्य और स्थिर हो जाएंगी, पर लोगों की प्रकृति या चीन की वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल किसी भी प्रकार की प्रायोगिक सरकार से ये लक्ष्य कहीं देरी से प्राप्त होगा। मैं इसी वर्तमान सम्राट को बनाए रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास करता हूं। यदि हमें इस प्रकार की सरकार रखनी है तो लोग उन्हें ही रखने के लिए सहमत होंगे और उसके स्थान पर किसी और को रखना नहीं चाहेंगे। इस कठिन समय में मेरा एकमात्र उद्देश्य चीन को विघटन से बचाना और उसके बाद आने वाली आपदाओं से बचाना है।
जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि चीन की स्थिति भारत के लिए उदाहरण नहीं बल्कि एक चेतावनी होनी चाहिए, वे रानाडे पर भारत की स्वतंत्रता का विरोध करने के लिए दोष लगाने के स्थान पर इस बात से प्रसन्न होंगे कि रानाडे के पास समय से पहले होने वाली क्रांति की बुराइयों का पूर्वानुमान करने और उसी प्रकार के कदम को न उठाने के लिए अपने देशवासियों को चेतावनी देने की बुद्धि थी।